मानसिक स्वास्थ्य सत्र 10 मुश्किल भावनाओं का प्रबंधन। आपका स्वागत है। यह सत्र मुश्किल भावनाओं के प्रबंधन के बारे में है। इस सत्र के अंत में आप निम्न सीख सकते हैं: भावनाओं की तीव्रता को रेट करना, भावनाओं को शांत करने के तरीके का उपयोग ताकि वे हमें नियंत्रित न करें, हमारे भावनात्मक दुखों में इच्छाओं की भूमिका को समझें, मानसिक शक्ति को बढ़ावा देने के लिए एक वाक्यांश या अन्य कौशल दोहराने के लिए एक दैनिक अभ्यास को अपनाएं। इस सत्र में हम किन विषयों के बारे में जानेंगे? हम निम्न बारे में जानेंगे और सीखेंगे: आज का उदाहरण, भावनाओं की तीव्रता को समझने और मूल्यांकन करने के कदम, भावनाओं को शांत करने और नियंत्रित करने के तरीके, कैसे इच्छाएं केवल अस्थायी सुख देती है लेकिन सच्ची खुशी नहीं। केस स्टडी, 4 स्टेप और AAIR मॉडल का अनुप्रयोग करना। इस सत्र के लिए उद्धरण ये है: मन की शांति ही वास्तविक धन है। अपने बुरे विचारों को धीरे धीरे बदलने की कोशिश करें, उन्हें अच्छे विचारों और कार्यों के साथ बदलें। यह साझा करने के लिए एक सुंदर उद्धरण है: मानसिक शांति का खजाना पैसे से भी बड़ा है। यहाँ तक कि अमीरों को भी मानसिक कष्ट है, इसलिए सच्ची संपत्ति मानसिक शांति है। हम भावनाओं को तलाशते रहे हैं। भावनाएं मनुष्य होने का हिस्सा है। वे आते हैं और चले जाते हैं। वे स्थायी नहीं हैं। जब हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं, तो हम इसे भावनात्मक अनियंत्रण कहते हैं। भावनात्मक अनियंत्रण की स्थिति में मनुष्य भावनाओं को विनियमित करने या संतुलित करने में असमर्थता है। हमारा लक्ष्य भावनाओं को शांत करना है, उनकी तीव्रता को कम करने के लिए। भावनाओं को शांत करने में 3 सरल चीजें प्रभावी हो सकती हैं। बस भावनाओं के प्रति जागरूक हो जाएं और उन्हें पे नजर रखें। भावनाओं को नाम दें। भावनाओं से जुड़ी शारीरिक संवेदनाओं को देखें। ठीक है, अब हम समझते हैं कि भावनाएं हमारे विचारों से प्रभावित होती हैं। अब चलो सीखते हैं कि 1 से 10 के पैमाने पर किसी भावना की ताकत या तीव्रता को कैसे रेट किया जाए। इस पैमाने पर जो आप यहाँ देखते हैं, 1 का मतलब है कि भावना बिल्कुल तीव्र नहीं है और यह 10 तक जाती है, जो बेहद तीव्र है। छवि में आप भय या डर की भावना देखते हैं। 1 से 10 तक के पैमाने पर डर की भावना की तीव्रता की दर मापें। उस भावना के साथ अनुभव होने वाली शारीरिक संवेदनाओं की तीव्रता की भी दर मापें। डर की रेटिंग के बारे में पैमाना क्या बताता है? यह दर्शाता है कि 1 पर डर बहुत थोड़ा सा है। जैसे जैसे संख्या अधिक होती जाती है, वैसे वैसे डर बढ़ता जाता है और जब यह 10 हो जाए, आप डर से अभिभूत हो जाते हैं। उसी तरह से आप खुशी की भावना को रेट करते हैं।
यदि आप बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे हैं, तो आप अपनी खुशी के स्तर को पैमाने में कौन सा अंक देंगे? वीडियो को रोकें और आप अपने ट्रेनर के साथ इस प्रश्न का उत्तर दें। यदि आप बिल्कुल खुश नहीं हैं, तो आप पैमाने पर खुशी के लिए एक यानी कि बहुत थोड़ा सा या थोड़ा सा मार्क करेंगे। यदि आप मध्यम स्तर तक खुश हैं, तो आप पैमाने पर कितना रेटिंग देते हैं? हम फिर लगभग 4 या 5 का रेटिंग देते हैं। और यदि आप बहुत खुश हैं, तो आप पैमाने में कौन से नंबर्स के बीच में रहते हैं? वीडियो को रोकें और आप अपने ट्रेनर के साथ इस प्रश्न का उत्तर दें। यदि आप बहुत खुश हैं, तो आपकी खुशी का स्तर 7 से 10 के बीच हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि खुश से अभिभूत हैं, लेकिन आप बहुत अधिक खुश हैं। इस रेटिंग पैमाने का उपयोग हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भावनाओं के लिए कर सकते हैं। इस फॉर्म को देखिए। फॉर्म में सबसे ऊपर इसका नाम लिखा है। अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझें। उसके तहत आप कॉलम में 4 स्टेप मॉडल देखेंगे। आप परिस्थिति, भावनाएं देखते हैं और भावनाओं के आगे आप रेटिंग स्केल नंबर 1 से 10 देखते हैं। इसके आगे शारीरिक संवेदनाएं भी हैं, जो 1 से 10 रेटिंग के पैमाने के साथ हैं। फिर व्यवहार अगला और अंत में विचार आता है। यह हमारे सामान्य 4 चरण मॉडल से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ विचार आखिर में आते हैं। हमने पहले भावनाओं को रखा है, क्योंकि हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, हमारे कठिन भावनाओं की तीव्रता का रेट करने को। इसके नीचे की पंक्ति केवल सुझाव देती है। परिस्थिति के तहत आप सोच सकते हैं कि यह क्या है, कौन शामिल है, कहाँ और कब हुआ है। भावना की श्रेणी में टिप है। मैंने क्या महसूस किया? शारीरिक उत्तेजना के तहत टिप मेरे शारीरिक संवेदनाएं क्या थी, और व्यवहार के तहत टिप मैंने क्या किया। विचार के तहत टिप मैंने क्या सोचा था। ये मुख्य श्रेणियों के लिए सिर्फ सुझाव है। आइए एक उदाहरण देखें कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। यह एक उदाहरण है। परिस्थिति के कॉलम में व्यक्ति ने लिखा है कि वरिष्ठ अधिकारी ने मुझे अन्य नए अधिकारियों के साथ बारबेक्यू डिनर पार्टी के लिए आमंत्रित किया। भावनाओं के तहत क्या लिखा है, क्या कोई पढ़ सकता है? और भावना के साथ जो नंबर लिखा है, वो क्या दर्शाता है? वीडियो रोकें और अपने ट्रेनर के साथ चर्चा कीजिए। भावना के कॉलम के नीचे आपको 3 अलग भावनाएं दिखेगी और उसके साथ एक नंबर। व्यक्ति काफी बेचैनी महसूस करता है और इस भावना को 7 का रेटिंग देता है। और चिंता भी भावना को 8 का रेटिंग देता है। यह व्यक्ति इस पार्टी में जाने में शर्मिंदा भी महसूस करता है। ये रेटिंग का वर्णन आप कैसे करेंगे? 7 का रेटिंग बेचैनी के लिए, चिंता के लिए 8 और 6 शर्मिंदगी के लिए। क्या ये उच्च,
निम्र या मध्यम स्तर की भावनाएं हैं? आइए अपने ट्रेनर के साथ इन रेटिंग्स के बारे में चर्चा करें। बेचैनी के भावना को 7 का रेटिंग है, यानी कि काफी ज्यादा है। चिंता की भावना 8 पर है, यानी कि ये भी व्यक्ति बहुत ज्यादा महसूस कर रहा है। शर्मिंदगी के लिए 6 का रेटिंग है, मतलब व्यक्ति इससे मामूली तौर से थोड़ा ज्यादा महसूस करता है। आगे हम उन शारीरिक संवेदनाओं को देखते हैं जो वे बेचैनी, चिंता और शर्मिंदा होने की परिणाम स्वरूप अनुभव करता है। क्या कोई यह वर्णन कर सकता है कि व्यक्ति क्या अनुभव कर रहा है और संवेदनाओं की तीव्रता की रेटिंग समझा सकता है? वीडियो रोकें और अपने ट्रेनर के साथ चर्चा कीजिए। हाँ, व्यक्ति का पेट एक गांठ में होता है, जिसे 6 पर रेट किया जाता है। मध्यम रूप से मजबूत और उनके कंधे भी काफी तनाव में होते हैं, जिन्हें 7 पर रेट किया गया है, जो काफी मजबूत तीव्रता है। और वरिष्ठ अधिकारी के निमंत्रण के जवाब में व्यक्ति के व्यवहार क्या है? अभी तक व्यक्ति ने निमंत्रण का जवाब नहीं दिया है, तो वह व्यवहार है। व्यक्ति वरिष्ठ अधिकारी को जवाब देना टाल रहा है। क्या आप देख सकते हैं कि फॉर्म में ये कहाँ है? आपका ट्रेनर इसे आपको इंगित करेंगे। और अब विचारों को देखें। व्यक्ति को वरिष्ठ अधिकारी द्वारा बारबेक्यू में आमंत्रित किए जाने के बारे में विचार चल रहे हैं। वह व्यक्ति सोचता है कि अगर वह कार्यक्रम में शामिल होता है तो कोई भी उन्हें बात नहीं करना चाहेगा। यह संज्ञानात्मक विकृति क्या हो सकती है? वीडियो रोकें और आप जवाब दीजिए। संज्ञानात्मक विकृति या तो भविष्यवाणी करना या नेगेटिव फिल्टरिंग हो सकता है। व्यक्ति सोचता है कि लोग पार्टी में उसे बचेंगे, भले ही बॉस ने उन्हें आमंत्रित किया हो और उन्हें वहां चाहता हो। बढ़िया, उम्मीद है अब आप देख सकते हैं कि यह फॉर्म हमें एक स्थिति, भावना, उससे संबंधित शारीरिक संवेदनाएं और व्यवहार और विचार के संदर्भ में मन का विश्लेषण करने में कैसे मदद कर सकता है। उम्मीद है कि आप यह भी समझ सके हैं कि भावनाएं और यहाँ तक कि शारीरिक संवेदनाओं को कैसे रेट किया जाए। अब प्रत्येक व्यक्ति अपने दम पर ऐसा करने की कोशिश करेगा। किसी भी स्थिति को चुनें जिसे आप अनुभव किया है या आप कुछ बना सकते हैं, और प्रत्येक चरण से गुजरें। एक परिस्थिति के साथ शुरू करो। यह केवल एक या दो वाक्य हो सकता है, जैसे कि हमने उदाहरण में देखा। फिर उन भावनाओं को लिखें जो स्थिति के कारण उत्पन्न होती है, और प्रत्येक भावना की तीव्रता को रेट कीजिए। भावनाओं को सटीक रूप से रेट करने की कोशिश करें। फिर शारीरिक संवेदनाओं के साथ भी ऐसा ही करें। फिर उन भावनाओं से संबंधित व्यवहार लिखें जो व्यक्ति करता है, और फिर उनके विचार। अब आप गतिविधि कर लेते हैं, तो आप समूह को प्रस्तुत कर सकते हैं और उस पर चर्चा कर सकते हैं। ट्रेनर आपकी मदद करेंगे। आइए वीडियो को रोकें और आप गतिविधि करें। ठीक है, अब हम गियर को शिफ्ट करने जा रहे हैं और मुश्किल भावनाओं को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए अतिरिक्त कौशल का उपयोग करने के बारे में बात करते हैं। क्या आप
उन भावनाओं को नाम ले सकते हैं जिन्हें अधिक कमज़ोर या मुश्किल माना जाता है। उन्हें बोर्ड पर लिखें। अब आगे बढ़ो और कुछ कठिन भावनाओं के नाम लें जो आपको कमज़ोर, असुविधाजनक महसूस कराती है। वीडियो रोकें और आप बताएं। यहाँ कुछ भावनाओं की एक छोटी सूची है जो हमें कमज़ोर महसूस करने का कारण बनती है और इसलिए हम उन्हें अनुभव करना पसंद नहीं करते हैं। स्क्रीन पर आप देखते हैं ईर्ष्या, अस्वीकृत होना, अक्षमता, असुरक्षा, डर, चिंता जैसे भावनाएं और हैं ये उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं। काफी लोग कमजोर कर देने वाली भावनाओं को दूर करने की या छिपाने की कोशिश करते हैं, गुस्से से, नाराजगी से, दूसरों को दबा के, शराब का सेवन करके और अन्य ऐसे हरकतों से। क्रोध एक बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल भावना है जो दुनिया में जबरदस्त दुख का कारण बनता है। यदि हम सिर्फ यह स्वीकार करना सीख सकते हैं कि कभी-कभी हम असुरक्षित महसूस करते हैं, तो हम वास्तव में अधिक मजबूत हो जाएंगे, न कि गुस्से के हाथ में एक कठपुतली। अब हम मुश्किल भावनाओं को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए कौशल का उपयोग करने के बारे में बात करते हैं। कठिन भावनाओं पर नियंत्रण पाने में मदद करने के लिए भावना को रेटिंग देना एक अच्छा कौशल है। आप अपने मन को यह भी बता सकते हैं कि इस भावना को इतना मजबूत ना होने दें। मन और भावना को शांत होने के लिए कहें, शांत बैठो और प्रतिबंध करो। प्रतिक्रिया ना करें, बस अपने आप को अंदर से शांत करें। कई चीजें हैं जो आप मुश्किल भावना को प्रबंधित करने के लिए कर सकते हैं। कुछ इस स्लाइड पर भी है। हम AAIR मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लंबी धीमी सांसें लेने का अभ्यास कर सकते हैं। अपने आप से प्रश्न पूछ सकते हैं। अपने सकारात्मक मंत्र दोहरा सकते हैं। हम दृढ़ निश्चय कर सकते हैं कि हम अपने भावनाओं से अभिभूत नहीं होंगे। हम साहस, दृढ़ता और दृढ़ संकल्प का अभ्यास कर सकते हैं। अब हम एक को करीबी से देखते हैं। AAIR यह एक शक्तिशाली संयोजन है। क्या कोई हमें इस मॉडल के प्रत्येक भाग के बारे में बता सकता है? हम यहाँ विराम देंगे और आप AAIR के विभिन्न हिस्सों का नाम दे सकते हैं। वीडियो रोकें और आप जवाब दीजिए। पहले पढ़ें कि स्लाइड पर क्या है और फिर चरणों के माध्यम से जाएं। जागरूकता आपको भावनाओं और विचारों को पहचानने में मदद करती है। इनसे न बचें और न ही इन्हें दूर रख लें। बस भावनाओं को देखें। उदाहरण के लिए, ओह, मैं अभी समझा हूँ, मुझे डर लगा और कमजोरी महसूस की गुस्सा होने से पहले। यह व्यक्ति अब जागरूक हो रहा है कि उसके भावनाओं के वजह से उसने गुस्से का व्यवहार करने लगा। जब आप भावनाओं के प्रति जागरूक हो जाते हैं, फिर उन्हें स्वीकार लें। यह करने से आपका मन शांत हो जाएगा। बस स्वीकार लो कि यह है। स्लाइड पे व्यक्ति कहता है, अगर मैं इन भावनाओं को स्वीकार कर लेता हूँ, तो मैं उनसे नहीं डरूंगा। खुद को कमजोर महसूस करना ठीक होता है और खुद को अच्छा महसूस करने के लिए कुछ करना अच्छा है। फिर भावनाओं को पहचानें और नाम दें। शोध से पता चलता है कि सिर्फ भावना का नामकरण भी मददगार होता है। स्लाइड पे व्यक्ति इन भावना को पहचानता है। इससे पहले कि मुझे बहुत गुस्सा आ जाए,
मैंने डर, असुरक्षा, चोट, अस्वीकृति की भावना को महसूस किया। हम जानते हैं कि भावनाओं को कुछ सोचकर ट्रिगर किया गया है, तो आप संज्ञानात्मक विकृतियों को भी पहचान सकते हैं जिससे असहज भावनाएं पैदा होती है। फिर नकारात्मक विचारों पर पुनर्विचार करें, उनसे सवाल करें, फिर उन्हें और अधिक सकारात्मक विचारों में बदलें। स्लाइड पे व्यक्ति कहता है, मैं कमजोर भावनाओं को जीवन के एक हिस्से के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। मुझे अपने क्रोध से दूसरों को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने विचारों और भावनाओं को बदल सकता हूँ। AAIR मॉडल के साथ हम जागृति का इस्तेमाल करते हैं भावनाओं का सामना करने में। हम उन्हें स्वीकारते हैं और पहचानते हैं और फिर उनका नामकरण करते हैं। फिर उन पर पुनर्विचार करके उन्हें बदलते हैं। अब हम स्लाइड पर इन कठिन भावनाओं को कैसे संभाला जाए यह दर्शाया गया है। क्या आप में से कोई इन्हें और स्पष्टता से समझा सकता है? वीडियो रोकें और अपने ट्रेनर के साथ इन पर चर्चा करें। सब कैसे हैं? क्या आपको एक छोटे से ब्रेक की ज़रूरत है? 5 से 10 मिनट के लिए रिलैक्स कीजिए और ब्रेक लीजिए, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वीडियो रोकें। कठिन भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए एक तरीका है, नर्वस सिस्टम को आराम देने के लिए गहरी सांस लें। धीमे लंबी सांसें उत्तेजित नर्वस सिस्टम को आराम पहुंचाता है। हर दिन इसका अभ्यास करने की कोशिश करें। यह आपको तरोताज़ा महसूस करने में मदद करता है। यह मस्तिष्क में ताज़ा ऑक्सीजन लाता है। यह बेचैन मन को शांत करता है। ठीक है, चलो अब आप अपने ट्रेनर के साथ 3 धीमी गहरी सांस लें। ऐसा करते समय हम वीडियो को रोक देंगे। वीडियो रोकें और क्रिया करें। समझदार सेल्फ टॉक। अपने आप से चुपचाप सहायक तरीके से बात करना सीखें। फॉर एग्जाम्पल, अपने आप को आश्वस्त करें और अपने आप को शांत होने के लिए कहें। अपने आप को याद दिलाएं, दर्द अस्थायी है, हमेशा के लिए नहीं। यह कठिन भावनाएं भी क्षणिक हैं, अस्थायी है, मैं इसे पार करूंगा। स्वीकृति शांतता लाती है और शांति में बहुत शक्ति होती है। प्रतिदिन शांत रहने का अभ्यास करें। यह मानसिक स्पष्टता देने में मदद करता है और यह ज्ञान हमें तीव्र भावनाओं से अभिभूत होने से बचाता है। जब आप वास्तव में परेशान होते हैं, तो आप अपने आप को शांत करने के लिए क्या कह सकते हैं? अपने ट्रेनर और समूह के साथ इस बारे में बात करें। वीडियो रोकें और चर्चा कीजिए। फिर से अपने आप को शांत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सुखदायक समझदार सेल्फ टॉक के उपकरण का उपयोग करें। अपने आप से कहें, मैं कर सकता हूँ और मैं इस मुश्किल को भी पार कर पाऊंगा। भावनाएं अस्थाई हैं, यह पल भी गुजर जाएगा। आप यह कर सकते हैं। बस कुछ गहरी सांस लें और थोड़ी देर के लिए प्रकृति में बैठें। मैं उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता हूँ जिनके लिए मैं आभारी हूँ। आप खुद से यह भी कह सकते हैं, मैं हर उस तूफान को सह सकता हूँ जो जीवन लाता है।
जीवन में अच्छे मौसम और तूफानी मौसम के समय होते हैं। गहरी सांसें लेना और शांत जगह पर बैठना याद रखें। उन चीज़ों के बारे में सोचने की कोशिश करें जिनके लिए आप आभारी हैं, जैसे कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं। हिम्मत रखें और खुद पर विश्वास रखें। अब वाइस सेल्फ टॉक हमारा चौथा कौशल था, जो भावनाओं को संतुलित करने में मदद करता था। यह पांचवा है। ऐसा विचार चुनें कि आप हर दिन अभ्यास करेंगे। उदाहरण के लिए, शक्ति, साहस, आत्मविश्वास, हंसमुखता। हर दिन हर तरह से मैं बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूँ। हर कोई हर जगह शांतिपूर्ण और खुश रह सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मजबूत रहूंगा, मैं खुश रहूंगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? यहाँ रुके, अपने ट्रेनर के साथ मिलकर इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। जब हम ऐसे मजबूत सकारात्मक शब्दों को दोहराते हैं, तो वे वास्तव में मस्तिष्क में कुछ रसायनों, केमिकल्स को ट्रिगर करते हैं जो मनोदशा को बढ़ाते हैं। यह हमें अधिक मजबूत, आत्मविश्वास, शांतिपूर्ण महसूस करने में मदद करता है। लेकिन समान महत्व के, अगर हमारे मन में कुछ फोकस नहीं है, तो यह नकारात्मक सोच में फिसल जाता है। जिन वाक्यांशों को हमने देखा है, उन्हें दोहराते हुए इस फोकस में रखने के लिए मन को केंद्रित करने में मदद करता है। बस अपना खुद का एक्सपेरिमेंट करें और इन वाक्यांशों में से एक को अपने दिमाग में चुपचाप पूरे दिन में दोहराने के लिए चुनें। देखें कि यह आपको कितना अच्छा महसूस करने में मदद करेगा और नकारात्मक विचारों और भावनाओं को दूर करने में कितना आसान होगा। यदि हम जागरूक और सावधान नहीं हैं, तो मन हमें बहुत तेजी से नीचे खींच सकता है। इसलिए हमें अपने विचारों और भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए सीखना चाहिए। अब तक हमने AAIR, वाइस सेल्फ टॉक, लंबी गहरी सांस लेकर और साहस का एक सकारात्मक मंत्र देखा है, जो कठिन भावनाओं को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए सभी कौशल हैं। यहाँ एक सुझाव है। भावनाओं द्वारा अपने जीवन का नेतृत्व नहीं करने के लिए एक दृढ़ संकल्प, एक दृढ़ निर्णय लें। भावनाओं को अपने जीवन पर नियंत्रण न करने दें। हम ऐसा क्यों कहते हैं? हमें अपनी भावनाओं से कारण जीवन से क्यों नहीं गुजरना चाहिए? वीडियो को रोकें और इस पर अपने विचार साझा करें। भावनाओं को अपने आप को नियंत्रित करने दें। आपके बातचीत में, आपके लक्ष्य में, आपके विकल्पों में भावनाएं अक्सर तर्क संगत नहीं होती है। वे अक्सर नकारात्मक व्यवहार के लिए तर्क देते हैं। अच्छे, शांत विचारों के साथ अपने जीवन का नेतृत्व करना बेहतर है। इस तरह के विचार स्वतः सकारात्मक भावनाओं को जन्म देंगे। यह हर दिन अभ्यास किया जाना चाहिए, जैसे हर दिन अपने दांतों को ब्रश करना। अपने आप को यह बताने की कोशिश करें, मैं अपने जीवन को अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ाऊंगा। भावनाएं मेरे जीवन को अभिभूत नहीं करेंगे। प्रत्येक दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करें और इन विचारों को सकारात्मक भावनाओं को आकार देने दें।
अंत में मानसिक रूप से मजबूत और समझदार बनने की कोशिश करना कभी न छोड़ें। क्या आप खुद से यह कहने का संकल्प कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ और मैं अपने आप पे हार नहीं मानूंगा, मैं कभी प्रयत्न नहीं छोड़ूंगा। यह दृढ़ता है, यह दृढ़ संकल्प है। हमेशा अच्छे कार्य करने की कोशिश करें और हमेशा खुद पर विश्वास रखें। हमने अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ाने में हमारी मदद करने के लिए कदम उठाए हैं। अब एक बड़े जाल पर नजर डालते हैं जिससे हम बहुत अधिक जागरूक होना चाहिए और बचना चाहिए। एक सत्र से याद रखें, जब हमने इंद्रियों के बारे में बात की थी, वे हमेशा हमें अपने आसपास की चीज़ों के साथ लुभाने और उस जानकारी को मस्तिष्क में भेजने में व्यस्त रहते हैं। इंद्रियां वास्तव में इच्छाओं को नियंत्रित करना मुश्किल बनाती हैं। इच्छाओं का होना गलत या बुरा नहीं है, लेकिन चाल यह है कि हमें उन्हें नियंत्रित करना सीखना चाहिए। अन्यथा हमारी इच्छाएं हमें नियंत्रित करेंगी। इस सवाल का जवाब दें, क्या इच्छाएं आपको सच्ची, स्थायी खुशी देती है? क्या आप अपने जीवन से इसके उदाहरण दे सकते हैं? आइए वीडियो को रोकें ताकि हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकें। इसलिए याद रखें, इच्छाएं गलत नहीं हैं, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए। इच्छाओं की प्रकृति यह है कि वे क्षणिक सुख लाती है और लगभग हमेशा कुछ दुख भी। अगर हम हर दिन बहुत सारी मिठाइयाँ खाते हैं, तो हम हर रोज उसका आनंद लेंगे, लेकिन समय के साथ यह गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है, जैसे डायबिटीज या हृदय की समस्याएं। हम सोचते हैं कि इच्छाएं, अपेक्षाएं हमें खुश कर देंगे। नहीं, वे केवल अस्थायी खुश देती हैं, लेकिन वे लंबे समय तक खुश या मन की शांति नहीं देते हैं। इस कार्यशाला में हम मन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम स्वस्थ, शांतिपूर्ण, कठिन परिस्थितियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम हो सके। इच्छाओं के साथ समस्या यह है कि हम प्रतिक्रिया करते हैं जब हमें वह नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं। हम अपनी सबसे बड़ी दौलत खो देते हैं, मन की शांति। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एक पुरुष एक युवा महिला के साथ प्यार में है और वह उससे शादी करने के लिए दृढ़ है, लेकिन फिर उसे किसी और के साथ प्यार हो जाता है। अगर आदमी इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह क्या कर सकता है? हम यहाँ रोकेंगे ताकि आप इस बारे में अपनी राय साझा कर सकें। वीडियो रोकें और आप बताएं। वह टूट सकता है या दूसरे आदमी को चोट पहुंचा सकता है या यहाँ तक कि आत्महत्या भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई जैसा वह चाहता था। उसकी दृढ़ उम्मीद है और गलत तरीके से मानता है कि इस महिला के बिना उसके लिए कोई जीवन नहीं है। यह विश्वास एक संज्ञानात्मक विकृति है। यह सभी या कुछ नहीं सोच की तरह लगता है, लेकिन यह सच नहीं है कि वह महिला के बिना नहीं रह सकती।
उसका मानना है कि यह सच है, वह भावनात्मक नियंत्रण खो देता है क्योंकि उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी। स्वाभाविक रूप से हम कुछ चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन तैयार रहें कि आपको वह चीज़ मिल सकती है या नहीं। जब आप लॉटरी टिकट खरीदते हैं, अगर आप नहीं जीतते हैं, तो आप क्या करते हैं? क्या आप टूट जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं? नहीं, आप लॉटरी खोने के लिए तैयार हैं। इसलिए यदि आप लॉटरी नहीं जीतते हैं, तो आप भावनात्मक रूप से परेशान नहीं होंगे। हमें इस तरह की तैयारी को अन्य इच्छाओं पर भी लागू करना चाहिए। आप जिसे चाहते हैं, आपकी उनके साथ शादी हो सकती है या नहीं भी हो सकती। आपको अस्वीकार किया जा सकता है। तैयार रहें। जीवन के आसान समय और कठिन समय हैं। यह जीवन का हिस्सा है। प्रतिक्रिया के बिना परिणाम स्वीकार करें। आपकी खुशी आपके मन के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है, न कि उन चीज़ों पर जो आप जीवन में इकट्ठा करते हैं। अब इसको किसी गतिविधि में लागू करते हैं। हम एक केस स्टडी, एक सच्ची कहानी के साथ काम करेंगे। आप फिर से जोड़े या छोटे समूह में काम कर सकते हैं, लेकिन सभी को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। यह आपको और अधिक गहराई से सीखने में मदद करता है। केस स्टडी, यदि आप होते तो आप क्या करते? बिजू बहुत लोकप्रिय था। वह बहुत जिम्मेदार था, खुश था और लोगों की मदद करना पसंद करता था। उसके पास एक अच्छा काम था जिसे वह अपने गांव और अन्य गांवों की मदद कर सकता था। वह अपने काम से प्यार करता था और गांव वाले उसे प्यार करते थे क्योंकि बिजू खरा देखभाल करने वाला और ईमानदार था। बिजू एक बार अपनी प्रेमिका के साथ समुद्र के पास बैठा था। कुछ समय में पुरुषों के एक समूह से घिरे थे, ज्यादातर नशे में थे। उन्हें नुकसान पहुंचाने की धमकियां दे रहे थे। नशे में पुरुषों ने उन पर एक साथ अनैतिक होने, गंदी हरकतों करने का आरोप लगाया जो सच नहीं था। उन्होंने बिजू और उसकी प्रेमिका का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। बिजू ने पुरुषों से विनती की कि उन्हें जाने दिया जाए। पुरुषों ने मौखिक रूप से लंबे समय तक बिजू और उसकी प्रेमिका से दुर्व्यवहार किया। आखिरकार में वो वहां से निकल पाए। लेकिन चीजें ज्यादा अच्छी नहीं हुई। 1 या 2 दिन के भीतर पुरुषों ने फेसबुक पर वीडियो लोड कर दिए जिसमें दोनों पर अनैतिक होने का आरोप लगाया गया। हालांकि कोई सबूत नहीं था। बिजू को साइबर बुली किया जा रहा था। वह पीड़ित था और उसके पास अपनी रक्षा करने का कोई रास्ता नहीं था। उसने काम पर जाना बंद कर दिया। भले ही उसकी नौकरी के लोग उसे प्यार करते थे और उसे आने के लिए कहा। उन्होंने अपने घर में खाना खाना और खाना बंद कर दिया। वह गहरे डिप्रेशन में गिर गया और आत्महत्या का विचार किया। कुछ भावनाओं को नियंत्रित करना और प्रबंधित करना बहुत मुश्किल हो सकता है। अब उन कौशल का उपयोग करें जिनकी हमने अभी समीक्षा की है और किसी को पीड़ित व्यक्ति को
अगर आपको सहायता करनी है, तो आप कैसे करेंगे, जिनकी भावनाएं और नकारात्मक विचार नियंत्रण से बाहर है। AAIR यानी कि जागृति, स्वीकृति, पहचान, पुनर्विचार या बदलाव, और 4 स्टेप मॉडल यानी कि परिस्थिति, विचार, भावना और व्यवहार का उपयोग करें। साथ ही अन्य चीज़ों का उपयोग करें जिसे हमने समीक्षा की है। प्रत्येक जोड़ी या छोटा समूह साथ आएगा। जांच करें बिजू कैसे विचार, भावनाएं और व्यवहार अनुभव कर रहा होगा। किसी भी नकारात्मक विचार पैटर्न, संज्ञानात्मक विकृतियों की पहचान करें। यहाँ सवालों की एक सूची है। उनकी भावनाएं क्या थी? समय के साथ समुद्र तट के हृदय से घर में अकेले बैठे तक की उसकी भावनाओं की तीव्रता का रेट करें। उसकी भावनात्मक संकट में किन चीज़ों ने योगदान दिया? बाद में उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ किस वजह से हुई? भावनाओं ने किन कार्यों को अंजाम दिया? आपको क्या लगता है कि जब वह अपने घर में अलग अलग था, तो उसके विचार क्या थे? नकारात्मक विचार पैटर्न, संज्ञानात्मक विकृतियों को पहचानें। इस कार्यशाला में आपने जो कौशल सीखे हैं, अगर बिजू उन्हें जानते थे तो उनकी मदद कैसे कर सकते थे? आइए आप वीडियो को रोकें ताकि आप इस गतिविधि को कर सकें। हम सकारात्मक विचारों को प्रोत्साहित करते रहते हैं, लेकिन याद रखें, सकारात्मक विचारों का मतलब यह नहीं है कि हम उस दुख को इनकार कर सकते हैं जो हो रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सब कुछ ठीक है दिखावा करें जब यह वास्तव में ठीक नहीं है। सकारात्मक विचार मतलब जो भी हो रहा है उसके प्रति हम वास्तववादी बने। हम अपनी भावनाओं के संपर्क में हैं और उन्हें उचित रूप से व्यक्त करते हैं, विनाशकारी रूप से नहीं। याद रखें, जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं। हम स्वीकार कर सकते हैं कि कठिन समय होगा। साहस, कौशल और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमारे आंतरिक शक्ति का उपयोग करें। सकारात्मक विचारों का मतलब यह नहीं है कि हम दुख अनदेखा करें और दिखावा करें कि सब कुछ ठीक है, जब यह नहीं है। सभी को धन्यवाद। मन को नियंत्रित करने और समझाने के लिए आंतरिक शक्ति के निर्माण में कड़ी मेहनत करने का वचन लेते हैं। जो आपके पास है उसे खुश और संतुष्ट रहने की कोशिश करें और दूसरों को कंट्रोल करने की आवश्यकता छोड़ दें। हम स्वीकार कर सकते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव हैं और उन उतार चढ़ाव के बावजूद शांत रहें। इससे मानसिक शांति मिलती है। चलो, अच्छे सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ें। अब इस सत्र के लिए हमारे प्रमुख सीखने के पाठ क्या हैं? क्या कोई साझा करना चाहेंगे जो आपने आज सीखी है? यह सीखना अच्छा है कि हमारी भावनाओं की तीव्रता को कैसे पहचानें और उसके दर मापना सीखें। यह उन पर नियंत्रण पाने की दिशा में एक कदम है। हम सभी कभी-कभी कमजोर बना देने वाली भावनाओं का अनुभव करते हैं। उन्हें स्वीकार कर उनसे सीख सकते हैं और उन्हें बदल सकते हैं। हमें क्रोध की भावनाओं की आड़ में उन्हें
छिपाने की जरूरत नहीं है। तीव्र भावनाओं को स्थानांतरित करने के लिए हम कई कदम उठा सकते हैं, लेकिन हमें हर दिन उसका अभ्यास करना चाहिए, जैसे कि जागरूक होना, शांति का अभ्यास करना, गहरी सांस लेना और सकारात्मक कथनों को दोहराना। इच्छाएं और अपेक्षाएं कभी भी लंबे समय तक सुख नहीं देंगी और हमेशा अपने साथ कुछ दुख भी लाएंगी। अगर मेरे पास जो कुछ है उससे मैं संतुष्ट हूँ, तो मैं मानसिक शांति का अनुभव कर सकूंगा, जो मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। सत्र यहीं समाप्त होता है दोस्तों। धन्यवाद।